बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में शामदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार सदा खान नई साहब। नाज़रीन, मुल्की मईशत की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ इलेक्शंस की बात करें। गिलगित बल्तिस्तान में भी IPP इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान उभरते हुए नजर आई है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस कॉल हो चुके हैं 27 जुलाई को। उसमें भी सुना है कि बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो IPP को ज्वाइन करने जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो इलेक्शंस हैं इनकी फेयरनेस के ऊपर हम आज बात करेंगे कि कितनी हद तक ये फेयर होते हैं और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट ऐसे वीक पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे सवालात उठाए जा सकते हैं और उठाए जाते भी रहें कि जहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव रोल और ईरान अमेरिका की इस मीडिएशन में इसका मायदा करवाने में मुस्तकबिल करीब में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। तो बढ़ते हैं ज़रा अपने मेहमानों की जानिब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार सदा खान नई साहब। नई साहब, प्रोग्राम में वेलकम। नई साहब, ईरान का जो मामला है वो तो चलें खुश उसलूबी से तय हो गया, मायदा हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत झड़पें चल रही हैं। पता चला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आपने हॉर्मुज़ है उसको फिर रोक दिया। लेकिन सबसे आम बात यह है कि सुनने में, बल्कि वो सदका ज़रा ये कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं ईरान के दौरे पर, और ख़ास बात यह है कि उनके साथ बिलावल भी जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में अच्छा फ़ैसला है कि सियासी क़यादत साथ जा रही है बैनुल-अक़वामी सतह पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आपके सवाल बिल्कुल समझ नहीं आए। परेशान कुन बातें आपने की हैं। बिलावल को पहले बुलाते तो वो न जाता, पहले भी जाता। अच्छा, बुलाया नहीं गया? मेरा ख्याल है, या भेजा नहीं गया? बुलाया नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो पहले ही बुलाते तो वो चला जाता। अभी तक तो आप लोग थे, इस जहन में थे कि जरदारी साहब से सदारत ही ली जाए। तो अब मकसूद बिलावल जा रहा है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है ना, वहाँ ईरान में सबसे अहम आदमी है, कौन है? सदर ही मोहसिन नकवी है। अच्छा, उसके ज़ाती तल्लुकात हैं हमसे। लेकिन जहाँ तक ये झगड़े हैं या सिलसिला है या वो तो आदत है ट्रंप की, उस आदत से बाज आना उसका बड़ा मुश्किल है। थोड़ा बहुत गड़बड़ होता रहेगा, मेन जो है जंग बंद रहेगी, अल्लाह करेगा, और थोड़ा बहुत सिलसिला ये चलता रहेगा शरारत की। और शरारत करके दोबारा आज वो कह रहा था, ट्रंप कह रहा था कि वो जी मेरे साथ मिलना चाहता है ईरान का सदर जी। तो मैंने कहा है मिले, एक्सेप्ट कर लिए। तो ऐसी अभी थोड़ी देर में खबर देख रहा तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो लेकिन मेन पाकिस्तान का बड़ा रोल है जो अदा हुआ है। लेकिन आपकी गुफ्तगू से खबर एक निकल रही है कि सदर साहब कहीं नहीं जा रहे। सदर साहब कहीं नहीं जा रहे, जहाँ हैं सदर साहब अभी हैं। बिल्कुल, देखें आपने इतना अच्छा उन्होंने रिसीव किया है। अभी जो ईरान के सदर साहब आए, इम्पोर्टेंस उनको दी गई है। पहले तो तकरीर भी थोड़ी चलती थी और फिर ख़त्म हो जाती थी। पता नहीं, बाहर सूरत कोई अंदर की बातें समझ नहीं आती। पर नेचुरली ये तो है कि वो तो सदर, फिर वो आप सैयद फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार आसिम मुनीर साहब को बनाया। जी नासिब, अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है गुल असगर साहब ने, IPP पार्टी से हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए कम्युनिकेशन। गुल असगर साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। कादिर मंदोखेल साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी नहीं साहब। जी जनाब गुल असगर साहब वेलकम। कादिर मंदोखेल साहब वेलकम कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, और आपकी शफ़क़त है। और स्टार्ट हम इससे ले रहे हैं कि कुछ हैरान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं जो पहले इतना पता नहीं होता था। पहले तो आपसे हमारी दोस्ती होती थी, वाकफ़ियत होती थी, लेकिन ये नहीं पता होता था कि आपकी पार्टी है या नहीं है।
अभी गिलगित बल्चिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपकी पार्टी नज़र में आने लग गई है, इसका क्या चक्कर है? जी नहीं, अब कश्मीर में भी गिलगित बल्चिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की और कश्मीर में भी बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है। पहले तो मुझे पूरा नाम ही नहीं आता था। जी नहीं साहब, इस पे बड़ा नेशनल मीडिया पे आजकल शोर मचा हुआ है और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में मैं गया भी हूँ। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काम पाकिस्तान पार्टी ने गिलगित बल्चिस्तान में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वोट लिए सर। 80,000 वोट हमने इलेक्शन के दौरान लिए। और एक बंदा जो मुझे कह रहा था, मुझे आपने, मैं नाम कभी नहीं लूँगा, कि मियाँ साहब को कहना मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करता हूँ। अभी कल उसने शाम को मुझे कहा है नहीं मैं अब नहीं जाता। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। आपको नहीं सब याद होगा, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर और बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, कि जब इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई तो पहली इलेक्शन में उनका कोई सीट नहीं निकली और दूसरी इलेक्शन में सिर्फ चेयरमैन जीते। अगर आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हुए हमारी पार्टी को और हम वफाक की पार्टी बन के उभरे हैं। पंजाब में हमारी 4 सीटें, मरकज़ में हमारी 4 सीटें हैं, एक फेडरल मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर, पार्लिमानी सेक्रेटरी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और फिर अभी 4 मिनिस्ट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गिलगित बल्चिस्तान में। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कश्मीर में हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सरप्राइज़ देने वाले हैं और अपकमिंग वीक में देखेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ इंशाल्लाह कि काफ़ी बड़े धड़े। देख मकसद मैं तो बता रहा हूँ ना कि मैं तो कल का आपका नाम सुन रहा हूँ, आपकी पार्टी का, मुझे तो पता ही नहीं था आप किस पार्टी हैं। अच्छा, तो इसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो मैं आपने वजह पूछी, वजह ने सब बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा कि लोग पूछ रहे हैं गिलगित बल्चिस्तान ने आपने जनरल सीट तो नहीं निकाली लेकिन फिर आज़ाद लोग आपके साथ आके मिल गए और आपकी 6 सीटें हो गई। तो ये सब इसमें ये बड़ा सादा सा लॉजिक है कि अगर वो पीपल्स पार्टी में जाते तो अगर पीपल्स पार्टी के 10 ऑलरेडी मेंबर हैं तो उनका नंबर होना था 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। जब वो IPP के पास आए तो उनका नंबर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब जब नेगोशिएशन में हम बैठे, मैं ख़ुद उस मीटिंग में था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, जनाब अब्दुल हलीम खान साहब थे हमारी पार्टी के सर, मैं खुद भी था। तो जब हमारी नेगोशिएशन उनके साथ हुई तो हमने उन्हें ये कहा जी हमारी पार्टी 21% जो है वो दवा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से तनासब से मिनिस्ट्रीज़ दें। तो उस तनासब से हमारी 4 मिनिस्ट्रीज़ बनती हैं। तो अब अगर वो पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करते या नून लीग में ज्वाइन करते तो शायद इस पूरे ग्रुप को एक आध मिनिस्ट्री मिलती। तो ये भी लॉजिक थी कि जब आप किसी छोटी पार्टी में जाते हैं जो एज़ कम्पेयर टू बड़ी पार्टी, एक तो आपका वज़न ज़्यादा होता है, फिर आपको मिनिस्ट्रीज़ भी मिलती हैं और फिर आपका आगे फ्यूचर भी जो है वो नेगोशिएशंस में और फंड्स में नाम भी लिया जाता है और जी नाम भी लिया जाता है। तो दिस इज़ द रीज़न जी। अच्छा गुलस साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर दिलचस्पी सारों की बढ़ रही है। नई साहब का सवाल था, ये आज़ाद कश्मीर में आमदा इंतखाबात भी हैं तो अभी कोई इतला थोड़ी देर पहले मुझे मिली है कि पीपल्स पार्टी के बड़े कोई कदावर शख्सियात IPP में जा रही हैं, जिसमें कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी थे, वो पहले पीपल्स पार्टी गए, वहाँ उनको टिकट नहीं मिला और अब आपकी तरफ भी जा रही है इस्तेकाम पार्टी में आज़ाद कश्मीर में। जी बिल्कुल, ये नई सब बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। नहीं इंटरेस्टिंग वो सारा सवाल है क्योंकि कल का पता है और लोग भी आपकी फेवर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सब एक तो अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम एक साहब का वज़ीर-ए-आज़म नहीं, 2 साहब का वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे साथ राब्ते में हैं। अच्छा, हमारी डिस्कशंस चल रही हैं। दोनों एक ही जमात से पीपल्स पार्टी नून से अलग अलग कौन कौन सी जमात से? बस वो अब मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे विद इन अ डे और और 2 और 3 ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इनकी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म शायद बने। हाँ, ये तो बड़ी पेशन हुई है। ऐसे ही नहीं साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि लोग नहीं साहब पुरानी पार्टियों से तंग हैं। हकीकत डिलीवर कर नहीं कोई सके। अगर टिकट्स भी नहीं ना मिले, अभी आगे हालात और वाक़यात देखें तो सिचुएशन जो है कश्मीर में वो भी प्रॉपरली हैंडल नहीं को हो सका। धरना था, आवाम थी, हमारी अपनी आवाम थी, उसको अगर पॉलिटिकली हैंडल किया जाता तो इस तरह की सिचुएशन ना बनती। तो हमारी नई पार्टी है, जब आप नई पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं तो उस आपका कोई गिला किसी का नहीं होता कि आपने डिलीवर नहीं किया या आपने हमारा ये काम नहीं किया। एक ये भी रीज़न है। फिर बिल्कुल हमारे भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि टिकट नहीं दिया गया। बहुत सारे सीनियर लोगों को उनके बड़ा रंज है उसका बात का। अब सिर्फ आप तनवीर इलियास साहब को देख लें कि उन्होंने बड़ा डिलीवर किया उस पार्टी के अंदर। कुछ 8-10 मेंबरों से लेकर 28 मेंबर्स की उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन उनकी टिकट नहीं है जब टिकट अनाउंस हुए। तो देयर आर सो मैनी रीजन जिस वजह से वो पार्टी वैसे इनकी नज़र भी उन्हीं पे ही है। इस वक्त तो बोलेंगे नहीं।
नहीं वो मैं तो आपका एक वज़ीर आज़म नहीं, दो वज़ीर आज़म हमारे अच्छा चले। कादर मंदोखेल साहब वेलकम अगेन। कादर साहब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो एक नई बात, नया सिलसिला मैंने डिस्कस किया अपना गुलस्कर साहब से, एक नई बात और नया सिलसिला और नई न्यूज़ जो है ना वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा हमने ये सुना है 4 महीने तसलसल के साथ ईरान अमेरिका के मामलात तय होने में लगाए गए, जिनमें मोहसिन नकवी और इसाक डार वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब, ये 4 आदमी इन्वॉल्व थे। आज पहली दफ़ा पता चला है कि बिलावल साहब भी ईरान जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये कुछ चेंज है, कुछ सौदेबाजी है, क्या है, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि पहले इन्वॉल्व नहीं किया, करना चाहिए था, पहले ही इन्वॉल्व करना चाहिए था, बड़ी पार्टी है और पहले बिल्कुल कहीं नहीं लेके गए किसी में, ना किसी को ईरान लेके गए ना अमेरिका लेके गए। तो सुलह के बाद ये पहला चांस है, तो ये एक नई बात है, ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया न्याय साहब। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपको पहले वाली बात पे एतराज़ है या अभी वाली बात पे एतराज़ है? मुझे तो किसी बात पे एतराज़ नहीं है, मुझे आज वाली बात नई लगती है। देखिए मुझे तो मेरा एतराज़ क्या करेगा? नहीं मजे तो ले रहे हो ना, मजे तो ले रहे हो। हकायक है, हकायक है, मजे नहीं है। आप देखें ना कितने ईरान और अमेरिका में कितने विजिट थे इन चारों के जो मैंने नाम लिए, तो आपका बिलावल कभी था साथ? नहीं था। तो ये पहली दफा जा रहा है तो नई बात तो है ना। तो देखिए पहली मर्तबा तो नहीं जा रहा है, यानी पहली मर्तबा वैसे तो बहुत गए हैं, लेकिन जिस काम ऑफिशियल डेलीगेशन में पहली दफा जा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि एज ए वजीर खारजा बिलावल साहब गए कि नहीं गए, मुझे याद नहीं है इसका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको भी मालूम है कि ईरान और सऊदी अरब अलग अलग एक ब्लॉक अपने आप को समझते थे, और जो ईरान से दोस्ती करते थे वो सऊदी अरब नाराज होते थे, सऊदी अरब वाले जो ना दोस्ती करते थे तो दूसरे नाराज हो जाते थे। तो पहली मर्तबा आसिफ अली जरदारी साहब ने इन दोनों के मुल्कों के बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा किया और उनको नज़दीक कराने की कोशिश की, जो कामयाब हुआ है। और मैं आपको ये भी याद दिलाता हूँ कि माजी में जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो जंग होती थी, लफ्जी जंग, सफारती जंग, जो नाम दे दे उसको, लेकिन उसका बैटल फील्ड जो है ना वो पाकिस्तान हुआ करता था, जहाँ शिया सुन्नी फसादात होते थे, जहाँ इस तरह से एक दूसरे यानी सफारती सतह पे वो अपने लड़ते थे, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। मैं तो ये बात, हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट से आपके मामलात बड़े ठीक होते नज़र आ रहे हैं कि वो लेके जा रहे हैं, वो जो है ना वो मैं बात कर रहा हूँ। वो तो वैसे तो जो आप हमें पता है कि नहीं न्याजी साहब नहीं जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि गवर्नमेंट से हमारे मामला ठीक है तो लेके जा रहे हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब के मामला ठीक है तो वो जा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं ना, उनको भी तो कोई लेके जा रहे हैं ना। नहीं, एक और बात तो भी सामने आई है कि जी वो सदर जरदारी पीपी आला क़यादत से कह रहे हैं इस्तीफे दे दे, और करप्शन कम होने की बजाय सिंध में बढ़ गई। अब 15 अरब रुपए MQM ने वफाकी हुकूमत से लिए और सारा पैसा पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखा हुआ। अच्छा, प्रोपेगेंडा करते। नहीं, ये मोहतरम इस तरह जो ना वो MQM की बातों को आगे जाके नेशनल टीवी पे नहीं बोला करे कि वो टीवी पे ना बोला करे, टीवी पे अच्छा चले नहीं अखबार मेरे गुजारिश से मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, टीवी पे नहीं बोलेंगे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये MQM वालों की बातें सुन के इसको बगैर तस्दीक के आगे उसको ना बढ़ाए। और हम तो ये अर्ज कर रहे हैं, हम उनकी मान नहीं रहे, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये बातें वो क्यों करते हैं। मैं आपको दलाइल से बात बताऊंगा
कि जो वफाक का जो फंड होता है, जो 20 अरब रुपए एनक्यूम का मुंह बंद करने के लिए उनको दिए है, जबकि एनक्यूम ने कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं मांगा मगर अपनी जाती जेब भरने के लिए जरूर 20 अरब मांगे। लेकिन आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो 20 अरब एनक्यूम को कराची और हैदराबाद के लिए मिले हैं वो सिंध हुकूमत को नहीं मिले। वो पहले PWD थी, उसकी जगह पे नया महकमा बन के उनके जरिए उनकी MNA अपने अपने इलाकों में काम करा रही है। सिंध हुकूमत का उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि मेरे हल्के में NA 242 से जिसको हम मुखबरी खास कहते हैं, उन्होंने यहाँ बल्दिया फुटबॉल स्टेडियम के अंदर जबरदस्ती पानी की टैंकी बनाने की कोशिश की ताकि पीपल्स पार्टी वाले एतराज कर रहे, हालांकि ना NOC ना कुछ, यानी स्टेडियम को खराब करने के लिए उनको पता था कि पीपल्स पार्टी इस पे एहतजाज करेगी, नहीं होने देगी, तो हम बोलेंगे देखो तरक्याती काम नहीं होने दे रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी मेयर कराची या वज़ीर आला सिंध ने उनके ऊपर खामोशी इख्तियार कर दी और उनको इजाजत दी पानी की टैंकी, जो कि ये नहीं पता कि पानी की टैंकी तो वो बना रहे हैं, पानी कहाँ से आएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ना तो सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक है, बल्कि जबरदस्ती बगैर परमिशन बगैर NOC की जो वो काम करा रहा है उसमें भी पीपल्स पार्टी खामोश है। फंड देने की दूर की बात है। जी जनाब, ये तो पीपल पार्टी की बात हुई, तो वो आप ये बताएं कि ये जो सदर ट्रंप के मामलात हैं वो सुबह और होते हैं शाम को और होते हैं, वो उसको कैसे देख रही है हमारी गवर्नमेंट? देखिए नई साहब, आपको भी अंदाज़ा है कि ये कोई गली मोहल्ले की जंग नहीं थी, ये कोई दो बिरादरियों का मसला नहीं था कि जैसे एक जिरगा बैठेगा और वो जिरगा चंद सेकंड में या चंद घंटों में या चंद दिनों में एक फ़ैसला कर देगा और वो टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो गई और वो उसमें एक विटनेस जो है वो आपका जिरगे का सरबराह। ये दो मुल्कों का मामला है, बल्कि दुनिया जो है वो एक एटॉमिक वॉर के धाने पे खड़ी थी। ये छोटी बात नहीं कि जब चंद घंटों का टाइम था और ख़ुद प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा था कि हम जो है वो जंग छेड़ देंगे, तो उस दौरान पाकिस्तान का इंटरवीन करना, पाकिस्तान का आना, ये कोई छोटी बात नहीं। अब ये हम नहीं कह रहे, अब ये पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है। कोई एक मुल्क नहीं है, हत्ता कि हमारे जो दुश्मन मुल्क इंडिया के जो एनालिस्ट हैं, आप उनको भी सुने तो वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इस टाइम आसमान की बुलंदियों को छू रही है। पहली दफ़ा ये दुनिया ने ये 3 मौक़े नाज़िर साहब ऐसे आए जब पाकिस्तान का इमेज 360 डिग्री पे चेंज हुआ। एक टाइम ऐसा था जब भुट्टो साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस टाइम पाकिस्तान का इमेज जो है वो चेंज हुआ था। फिर एक एटॉमिक जब धमाके हुए पाकिस्तान के 1998 के अंदर, तो उस वक्त पाकिस्तान का बल्कि दुनिया में एक जो इमेज बना के एटॉमिक पावर बन गया। अब तीसरी दफ़ा जिन लोगों को ये भी नहीं पता था या जिन ममालिक को कि पाकिस्तान का दुधरबा कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ के ऊपर है, उन्हें भी पता चला कि पाकिस्तान ने तीसरी बड़ी जो है जंग वो रुकवाई। एक एडअप कर दो इस्लामोफोबिया इमरान खान के टाइम में वो भी दुनिया में बड़ा उस वक्त हुआ, इमरान खान के टाइम में। अब सर अब मैं थोड़ा सा आगे इसको लेके वो तो आ गए हैं हमारे दोस्त। हाँ, वो इस्लामोफोबिया भी था, उसका जिक्र भी चलो कर। अब जो दुनिया अब जहाँ तक एज़ फार एज डोनाल्ड ट्रंप इज़ कंसर्न, अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नेचर है आप अब की ना देखें। अब एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक उसकी पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्री, जो रियल डॉक्यूमेंट्री है, वो आप ट्रंप के नाम से वो आप ज़रूर देखें। या उसकी एक किताब है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन या कुछ आर्ट ऑफ डील, इस तरह की कोई किताब है, उसको आप पढ़ें। दोनों में ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है और नज़र भी आता है उसकी कि उसकी पुरानी ये आदत है कि वो प्रेशराइज़ करता है, किनारे पे लगाता है और फिर डील करता है। अब दूसरी तरफ ईरान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अरब बैठे हुए हैं, सऊदी अरब के साथ उसका जो पीछे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है वो कभी रहा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस एक ऐसी तार है जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान ने इस सिचुएशन के ऊपर आके दुनिया में ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फील्ड मार्शल का जिक्र किया, ख़ुद उनके जो JD वेंस हैं उन्होंने कहा जी मैंने इन पिछले 3 महीनों में अपनी बेगम से ज़्यादा जो है वो बातचीत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF के साथ की। तो ये ख़ुद इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है कि बातें हुई हैं तो उसने कहा है, वैसे तो नहीं कह दिया। नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तो वो तो माशाल्लाह आपका जो सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान तहज्जुद गुज़ार हैं, वो तो एक बहुत बड़ा नाम है ना, उसी की वजह से तो ये सारी चीज़ें अचीव हुई हैं।
उसमें और सियासी लोगों का ही काम है। तो अभी हमारे दोस्त हैं हुमायूं उमैमा साहब, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, और उनसे हम ये पूछते हैं जो आप वो तो ये कह रहे हैं, मैंने गुल अस्कर साहब से पूछा कि भाई ये क्या है आपकी पार्टी का नाम ही मुझे तो नहीं पता था, कल से मैं देख रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में ये हो गया, आज़ाद कश्मीर में भी आपकी पार्टी जीत रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये तारीख इंसाफ की तरह से। कोई नाम नहीं आईपीपी। अच्छा वो जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स मिल रही हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स? हाँ ना, ये थोड़ा वजाहत करें ना। मैं वजाहत कर देता हूँ। क्या? मैं वजाहत कर देता हूँ। क्या? इस तरह है स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाम दो भैया का नस्ता तारीख इंसाफ खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी। अल्लाह में, ठीक है। इस तरह है कि आपको पता है आईपीपीस जो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? वो एक डील हुई है कि जिसमें आप काम ना भी करो आपको पैसे मिलेंगे। एग्रीड? इसी तरह ही है ना। और उसने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। अब इसी तरीके से अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई काम ना करे और उसको उसका हिस्सा मिल रहा हो, फिर भी उसको भी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं ना, बट इन काइंड। जो एक सीट भी ना जीता हो, आपने आज से पहले, आप कितने साल से कवर कर रही है इस सियासत को? कितने साल से कवर कर रहे हैं बताएं? बड़ा अर्सा हो गया, 20 साल हो गए। 20-25 साल तो हो गए। हाँ, मतलब 25 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ ना। 25 साल तो उससे पहले भी कर रहे होंगे 25 से। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक पार्टी ने एक सीट भी ना लियो और सारे आज़ाद अरकान उसके साथ मिल जाए, उसके साथ ना मिले कि जो गवर्नमेंट बनाने के हद में हो? कभी आपने देखा इससे पहले? इंटरेस्टिंग नहीं देखा ना। ये कैपेसिटी पेमेंट है सर जी, पैसे की ये है कैपेसिटी पेमेंट। काम ना करो, काम ना करो, आपको जगह मिल जाएगी। अच्छा, क्यों? ये एक डील है, नथिंग एल्स। आई एम सॉरी, बुरा ना मनाना। दिस इज हाउ आई सी इट। मे बी मैं गलत हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता, पर पठान वैसे भी आदत हमारा दिमाग वैसे भी काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि बड़े अच्छी बात है। काम के लोग हैं जी सर, काम के हैं तो तभी तो कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है ना। LNG वाले, कतर वाले काम के लोग हैं ना। वो आके जहाज ना भी लगाए कि उस जगह पे, पोर्ट पे, तो उनको पैसे मिलेगा, 1.5 बिलियन मिलेगा। काम करो ना करो, इससे ज्यादा काम वाले लोग, इससे ज्यादा इल्जाम नहीं। मुझे एक बात बताएं, ये 1.5 बिलियन जो है, जो LNG का होता है, हर महीने काम हो ना हो, यह देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? जवाब दे दें, मेरे लिए काबिल एहतराम है हमारे भाई। देखिए, एक तो खौफनाक बातें कर दी। देखिए, मैं बात भाई हमारे परेशान कर सर। एक तो बात ये है कि हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जब हम तीसरी बड़ी पार्टी कह रहे हैं तो नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से कह रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं कह रहे। 80,000 वोट हमने लिए, और वो लोग जो पूछ रहे हैं कि आपने पहले ही इलेक्शन में 80,000 वोट, गिलगित में बहुत बड़ा वोट है, कैसे ले लिए? सर, हमारे पास एक्स चीफ मिनिस्टर आए जो कि इन्हीं की पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे पहले, मतलब इन्हीं की पार्टी को छोड़ के फिर चीफ मिनिस्टर बने। इनकी कौन सी पार्टी है? पीटीआई के पहले चीफ मिनिस्टर थे खालिद। है पार्टी में पहले थी सर, खालिद खुर्शीद साहब ने जब खालिद खुर्शीद साहब ने जब छोड़ा तो वो। अच्छा, अब सर मैं खुद चूँकि कैपेसिटी के ऊपर आ जाते हैं, वो मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। 2018 में सर मैं विटनेस हूँ। 2013 में इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करें, और 15 दिन रह गए थे इनको सारे मेरे डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिशियन। गौर से आप बात आपने सुननी है, और ये मैं तारीखी बात बता रहा हूँ और क्लियर इसके साथ बताऊँगा, हर्फ पे बताऊँगा। आप मुझे पार्टी को ज्वाइन कर लें। आपने मुझे एक दफ़ा बताई थी, क्योंकि 13 में पंजाब में किसी की हुकूमत नहीं आ रही, तो मेरा खुशाब डिस्ट्रिक्ट है, तो पुराने सारे पॉलिटिशियंस ने एन मौके के ऊपर 11 में उन्होंने ज्वाइन किया, जब जलसा हुआ था पाशा साहब वाला, तो सब आए थे। और 13 में एन मौके के ऊपर जब गवर्नमेंट नहीं बन रही, सब ने छोड़ा, मुझे खान साहब ने कहा आप आ जाएं, मैं आपको 18 में टिकट दूंगा। ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ गया, 37,000 वोट लिए, 18 आ गया। 18 में खान साहब ने कहा कि आप वहाँ पे जलसा रखें खुशाब में, बड़ा मशहूर, उनका ट्वीट भी मौजूद है, शुक्रिया खुशाब। 18 में आप देख सकते हैं, बड़े गए, मेरा वो पाकिस्तान हाउस के नाम से दे रहा है, खाना खाए, आमिर कियानी साहब वगैरह सारे मौजूद हैं। पब्लिकली कहा टिकट आपका, सर मैंने टिकट जमा करवा दी, टिकट मुझे मिल गया, टिकट मैंने जमा करवा दिया।
सर टिकट जमा हुआ, लास्ट डेट थी चेंज करने की। मुझे खान साहब ने बनाया, विटनेस हैं मेरे सामने बैठे, अमजद न्याजी विटनेस है, अहमद न्याजी विटनेस है, वो बबली खान मियाँ वाली वाला विटनेस है, अहमद न्याजी घर मौजूद बैठे थे। वहाँ पे खान साहब ने कहा कि गुल असगर आपके टिकट के लिए ये नहीं मान रहे, हाँ? आपके टिकट के लिए ये नहीं मान रहे। मैंने कहा खान साहब मैंने नहीं वो तो आपको बड़ा अच्छा, सुनिए समझते सर, हैं। मैं खान साहब की बात कर, मैंने कहा खान साहब मैंने आपको ज्वाइन किया था, एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊंगा मैं हनफ पे बात, मैंने आपको ज्वाइन किया था, उनको ज्वाइन नहीं किया था। खान साहब कहते नहीं प्रेशर है, ये है वो है, आगे सुनते जाए ना, प्रेशर है ये है वो है, अब कैपेसिटी के ऊपर आ जाते हैं। सर टिकट चेंज हुआ, मैं विटनेस हूँ जब खान साहब कहा करते थे ओ यार ये साउथ पंजाब वाले क्यों नहीं आ रहे। साउथ पंजाब क्या पीटीआई के लोग थे, उस्मान बुजदार क्या पीटीआई का बंदा था। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर इनके हवाले किए गए सिर्फ 1 महीना पहले। अच्छा सर बात करें ना, बात तो वो करें जब आप कहीं प्रॉपरली आए हों, इवॉल्व करके आए हों। नहीं, आपने आप कश्मीर सर में सुनिए ना आप सर, जीत मेरी रहे बात हैं सर कि मुझे नहीं? बात कंप्लीट करने दीजिए। 18 के अंदर सर कुर्सियाँ खाली पड़ी होती थी। ये नहीं हो सकता कि जी मीठा मीठा हाप पाप और कड़वा कड़वा थू। अच्छा फिर आबाद के अंदर कैपेसिटी थी, साउथ में इनकी कौन से लोग थे, वही खुसरो बख्तियार आया तो इनकी नंबर ऑफ़ सीट्स निकली। बलूचिस्तान में कौन सी नंबर ऑफ़ सीट्स थी, मैं 18 के उस जब ये कैपेसिटी बिल्डिंग की पेमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ। आज को छोड़ दें, आप 18 की बात करें। 18 में सर अगर उस टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स उस टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग इनको पेमेंट ना की होती लोगों ने, तो फिर कैसे हो सकता था। अब आ जाए सर गवर्नेंस और डिलीवरेंस के ऊपर इनको नहीं, अभी ये जो आप क्लेम करते हैं कि हमें जी इसने हमारा बड़ा वोट बैंक है सारी चीज़। मुझे अच्छी तरह याद है जब आखिरी दिन चल रहे थे तो हर बंदा कहता था टिकट जिस पार्टी का मर्जी ले लेना। इनके सारे इलेक्टेबल्स अपने हलकों में गए और काम खान का टिकट लेने नहीं आ रहे। अब भी इमरान खान अंदर बंद पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ 2 नारे लगा दो उन्होंने आज साहब तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है। एक एंटी अमेरिका नारा लगा दो कि यार बड़ी बड़े बल्ले बल्ले। दूसरा जी इस्टेब्लिशमेंट को, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो क्या, वो हमारी फ़ौज है, दुनिया की फ़ौज, इंडिया की फ़ौज थोड़ी है। उसके बाद 4 नारे लगाना शुरू कर दो पब्लिक में जी बल्ले बल्ले करने के लिए, हालांकि वो 2-4% ही आपके साथ खड़े होते हैं। तो मेरी सर ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, मैं बड़ा एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने वहाँ पे नंबर ऑफ़ वोट्स 80,000 लिए हैं। अब बात ये जी आए क्यों, लोगों ने हमें ज्वाइन क्यों किया। सर अगर यही लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते, यही नून को ज्वाइन करते तो 10 सीटें थी उनकी पीपल्स पार्टी की, 11वां 12वां 13वां 14वां नंबर इनका होता। नून में जाते तो 7 से शुरू होती, 7 8 9 10 11। सर हमारे पास आए पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो बिलावल के साथ नेगोशिएशन हुआ मैं उसका हिस्सा था सर। अच्छा मैं बैठा था दरमियान में, तो हमने कहा जी हमारी ये नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, आप हमारे पास आप इनकी जो रेशो निकालें, 21% हमारे लोग बनते हैं, आप इनको मिनिस्ट्री दें। अगर यही लोग सर जाते कहीं और तो इनका तो एक मिनिस्ट्री भी इनको नहीं मिलनी थी। तो सर ये पावर शेयरिंग फार्मूले में डिस्कशन हुई, नेगोशिएशन हुई। ये ऐसे इल्ज़ाम लगाना कि कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं तो इसको सर इल्ज़ाम लगाना आसान है कैपेसिटी बिल्डिंग का। बड़ा डाटा बंदा है, कोई ना कोई। देखिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो खान साहब ने कहा वो नहीं मान रहे, इन्होंने कहा चलो एक काम करते उन्हीं को ज्वाइन कर लेते, गाली मुक गई। तो उनके ज्वाइन ठीक है ना, 2024 में कर लिया। अगर 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 देखिए सर एक मिनट है, आपको पता है व्यापार कौन होता है, व्यापार कौन होता है। इस हाथ दे इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे इस हाथ ले। आइडियोलॉजी नहीं है, मुझे मिनिस्ट्री दे दो। जिस मुल्क की सियासत इतने नीचे लेवल पर चले जाए, उस मुल्क ने क्या खाक तरक्की करनी है। इस मुल्क की सियासत चली गई नीचे, उससे नीचे जा रही है। अच्छा, अंडरग्राउंड जा रही है। अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं, ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन 4 साल हैं। किस लिहाज से? आपकी जीडीपी एग्रीगेट ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है। दैट मीन्स आप एक्चुअली कम जा रहे। चलो जीडीपी इज नॉट परफेक्ट हुआ, आपकी एक्सपोर्ट कम, खत्म। पिछले कितने 18-20 साल की कम तरीन एक्सपोर्ट है। आपकी पावर्टी, आप 1990s की पावर्टी पे पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज में तो कामयाबी हुई। किस में? बता दो। करप्शन बड़ी है,
क्या करप्शन में कामयाबी हुई? नहीं वो छोड़ दे, उसको छोड़ दे, देखिए उसको छोड़ दे, वो तो है ही है ना, वो तो है ही है परसेंटेज। नहीं उसको छोड़ दे, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं तो सुन ले, तरक्की तो और भी चीज़ है ना, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। आपने देखिए इस मुल्क में इस वक्त अगर आप देखें, हम लोग हर लिहाज से बदतरीन साल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। युगांडा का हमसे बेहतर हो गया है। नहीं पैसा तो आया, रेमिटेंसेस तो आए, रेमिटेंसेस जो होती है ना, दैट इज नॉट द पाकिस्तान इनकम। ठीक है ना, वो किसी के पैसे हैं, वो बैंक में आ रहे हैं, उसने इस्तेमाल करने हैं, उसका सही नहीं है। रेमिटेंस आए हैं, बिल्कुल आए हैं, इतने लोग मुल्क छोड़ के। मुझे एक बात बताएं, रिकॉर्ड लोग भेज रहे हैं ना, उनको अगर इनकरेज किया जाए, रिकॉर्ड लोग मुल्क छोड़कर चले गए इन 4 सालों में। ऐसा तो वापस आएगा। मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा, मैं सिर्फ दो मिनट। लोग बाहर छोड़ गए, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यही सब अक्सर बात करते, फिर बात उसी तरफ आ गई है कि बाहर का जो पैसा है वो पाकिस्तान में आना ज़रूरी है। और फिर हम जब नाम भी लेते हैं तो वो आप, जैसे भी हमने 15 अरब की बात की तो आपने कहा जी हमने किसी की बात कर ली। आप ही बता दें ये पैसा कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जो बाहर से आना चाहिए? देखिए ये पैसा इस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है कि आपके अकाउंट में या ज़र मुबादला कहो तो आप LC खोल सकते हो। बाकी इसके अलावा ये जिनके पैसे उनकी वालिदैन तक पहुंचते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को तो 1 टका भी नहीं मिलता है। रिजर्व के लिए ज़रूरी है, LC खोलने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज पाकिस्तान को हुकूमत को तो टके का फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो अभी आपने IPP का मामला छोड़ा, डॉक्टर हुमायूं साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में GB के इलेक्शन से 2 नए जो ना वो रुख इख्तियार कर गया। एक ये है कि तारीख में पहली मरतबा GB के अवाम ने वफाकी हुकूमत को रिजेक्ट कर दी है, वरना हमेशा जिसकी वफाकी हुकूमत उन्हीं का GB हुकूमत हुआ करती है। दूसरा GB के तारीख में एक और नया वो है, आप सारे ज़िंदगी आपने सियासत और डिस्कशन भी की है, हमेशा आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो चलती गाड़ी में जो है ना वो सफ़र करते हैं। वो उस खटारा गाड़ी में जिसके पास एक सीट हो उसमें कभी भी नहीं बैठते हैं। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि 25वीं नंबर पे आने वाली पार्टी जो है ना उसको ज्वाइन की है। अब वो जाके गुल साहब जो है ना वो वोट गिना रहे हैं। बाबा वोट से भी सर गिनने से जो है ना पार्लियामेंट बनता है, सर गिनने से आपका चीफ मिनिस्टर या वज़रा बनते हैं। आपको याद होगा कि जब नून लीग ने शहबाज राजा को, एक पटवारी को उनने उठा के, पटवारी एक लैंग्वेज है ना, फितरत है जो नून लीग के लोग हैं, मैं वो पटवारी बात नहीं करूँ जो मुलाजिम है, तो ये फितरत को उन्होंने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, उस शख्स ने अपनी वालिद मोहतरम का रियासत समझ के पाकिस्तानियों से उस आदमी ने जो है ना वो मांगे, NOC मांगे, और यकीनन PTI के कुछ लोगों को दिए, कुछ लोगों को नहीं दिए। फिर उसके बाद जाके उन्होंने जाके वो पंजाब की बदनाम ज़माना पुलिस CCD को वहाँ बुलाया ताकि वहाँ कत्ल गारत कर सके। वो तो GB के लोग गैरतमंद थे, उन्होंने कहा खबरदार किसी को हाथ लगाए, चेरी खाना है तो खा लो और दफा हो जाओ यहाँ से, और वो भी फार्मूला नाकाम हुआ। फिर आपको याद होगा जो 7 तारीख की शाम में 2-3 घंटे के बाद, जो 5 बजे की टाइमिंग थी, 2-3 घंटे के बाद पीपल्स पार्टी के 9 सीट और नून लीग के 2 सीट, वही IPP तो किसी गिनती में नहीं थी। उसके बाद जाके इलेक्शन को डिले करते 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 जो ना 1 हफ्ता 8 दिन डिले किया तो नून लीग की 6 सीटें हो गई है। फिर आपको याद होगा बिलावल साहब ने एहतजाज की है। अब बिलावल साहब ने एहतजाज किए है, फिर जो ये गुल असगर साहब जिसकी पार्टी में गए, उन्होंने बोला अच्छा भाई ये फिर भी तुम्हें सीटें नहीं देंगे, आजाद वालों को नहीं जुड़ेंगे, आ जाओ भाई IPP को। ये वही IPP है और जिसके सरबराह ने बेजार होके इस्तीफा दिए, जहांगीर तरीन साहब की बात करो, ये वही IPP है जिसके एक सरगर्म रुकम, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है, रोकड़ी साहब, वो कहते हैं हमें तो अगलों ने फंसा दी है, ये हमारी सियासत, खानदानी सियासत को तबाह कर दिए। वीडियो उठा के देख ले उसके आज भी। लेकिन रोकड़ी साहब आप डट गए,
इस पार्टी के साथ। ठीक है, वो वीडियो भी निकालते हैं। रोकड़ी साहब ने कहा कि हमें तो तबाह कर दिया, हमारे बाप दादा की सियासत को हमें पता नहीं कौन से टांगे में उन्होंने बिठा दिए। कादर मंदोखाइल साहब, एक मेरी अर्ज सुन लें। आप इस बात को तो मान लेना कि APP का जो इनकी पार्टी का कभी नाम नहीं सुना था, तो अब कल जो है जमात इस्लामी का सदर और उनकी मीटिंग हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। मैं कंप्लीट करूं न्याय साहब अगर आप इजाजत और दे दें। वो स्पेशल उनको मीटिंग करनी पड़ी इन्हीं के डर से। देखिए न्याय साहब डर से नहीं है। न्याय साहब मुझे कंप्लीट करने दे, आपने टाइम इनको बड़ा दिया है, दो बारी करके मुझे भी कर ले। अच्छा, वो एक मुहावरा है कि वकील करने की बजाय जज कर ले। तो गुल अजहर साहब ने सही पार्टी ढूंढी है कि इमरान खान साहब ने अगले के डर से उसका नाम नहीं डाला, उन्होंने कहा उसी की पार्टी बना दो। ये बिल्कुल उसने सही फैसला किया है। दूसरी बात, आपको पता है कि ये जो बता रहे हमारे 4 सीट या 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, माजी में यहाँ से MQM का भी MP आ रहा है, पता हो रहा है क्योंकि वो पॉकेट है, अब वो पॉकेट से, लेकिन उन्होंने उन्हीं पे हाथ रखा, फिर भी नाकाम है। मुझे लग रहा है कि अलीम खान साहब का शायद GB का जिंदगी का पहला दौरा था और वो इतनी पॉपुलर किंग पार्टी बन गई है। तो किंग पार्टी का मतलब तो फिर किंग है, वो जारी बात है, सबको दूर से नजर आएगा। और इसी किंग पार्टी को वो अब कश्मीर में आजमाएंगे कि भाई वहां जाके उसको लोगों को तोड़ के या फॉर्म 47 के तहत उनको हुकूमत याद दे दे। लेकिन सवाल ये है, मैं एक चीज ये कहना चाहिए, ये वही अलीम खान साहब है जो पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ करके वो जाके बनी गाला में उनको वो दुपट्टा पहनाते थे और फिर उसके बाद के लो जी हमने एक और विकेट गिरा दी है अपोजिशन की। अब वो शख्स जो ना वो बनी में क्यों जाते हैं? ये PTI के दौर में जब पीपल्स पार्टी के लोगों को तोड़ते थे तो यही अलीम खान साहब का जहाज ही चलता था ना, लोगों को उठा के अलीम खान साहब को और उसका जहांगीर तरीन साहब का। अच्छा कादर मंदोखाइल साहब, ये गुलस्कर साहब अब इसका जवाब देंगे। अलीम खान हमने विकेट गिरा दिया पीपल्स पार्टी का। तो अलीम खान के तो 4 जहाज हैं, एक जहाज तो नहीं है। तो भाई 4 सूबे में चला ली उसने वो जहाज, वो भर की PTI में लोगों को वो भर्ती कराते थे और दुपट्टा पहना के वो कहते लो जी हमने विकेट गिरा दिए। वो न्यूज़ तो आप लोग चलाते थे हमेशा। ठीक है जी, मेरी पार्टी है जी, ये जो किंग पार्टी है, इस किंग पार्टी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता, जरूर जमात इस्लामी वाले भी इसी असर में होते हैं, वो भी हमेशा किंग रहने की कोशिश करता है। जो कश्मीर की सूरत हाल है, और मुझे एक बात की बड़ी खुशी है जो मैंने सुना है, हुमायूं साहब उसकी तस्दीक करेंगे कि वहां PTI को पार्टी रजिस्टर्ड करने की इजाजत दी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कलम कर दिया। मंदोखाइल साहब मेरी अर्ज सुन लें कि जज हो गया, फिक्र ना करें। सारी बातों से ये एहसास हो गया है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल पार्टी को इस पार्टी का खतरा जरूर है। देखिए मेरी खतरा फॉर्म 47 का है, न्याय साहब बेफिक्र हो जाओ। अभी 3 नस्लों से कश्मीर के और GP की आवाम पीपल्स पार्टी के साथ। ठीक है, ये जरा गुलस्कर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। गुलस्कर साहब का खतरा जरूर सब। ठीक है कादर मंदोखाइल साहब जी कि कादिर साहब अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन वाली उस मूड में है, वो खत्म हो गई है। जब ये चल रहा था IPP का और पीपल पार्टी के कश्मीर की जो कैंपेन, मैं पहले उधर की बात कर, ये जब क्योंकि उन्होंने वहाँ की बातें कर रहे थे, ये तो उस वक्त चल रहा था जब इलेक्शन हो रहा था पीपल्स पार्टी के। जिस दिन चेयरमैन ने कह दिया, मेरे ख्याल इनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब चेयरमैन की स्टेटमेंट सारे TV चैनल्स पे आ गई कि हम IPP को अप्रिशिएट करते हैं, IPP के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हमें आसफा भुट्टो साहब मुझे पार्लियामेंट के अंदर मिली, उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो। हम तो पीपल्स पार्टी के मैंडेट का वहाँ पे एहतराम कर रहे हैं और हम वही एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मंदोखाइल साहब भी वही एहतराम करेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ वोट्स का मैंने तो एक दफ़ा नहीं कहा कि जी नंबर हम एक न्यासी साहब एक गुलबर खान वाली सीट हम 300 वोटों से हारे हैं, कोई दूसरी सीट को 400 वोटों से। हमने तो नहीं कहा कि हमारे साथ कोई फॉर्म 47 हो गया या नहीं हो गया, हमारा तो ये एतराज़ था। हम तो ये बात कहना चाहते थे मीडिया के ऊपर कि आप लोगों ने, अब मैं सारी ना मेरे से खुलवाएं, मैं नेशनल मीडिया पे बैठा हूँ कि आप जो नेगोशिएशन इधर आपकी फेडरल के पास हुई तो उसमें रगड़ी तो IPP गई। सर हमारे पास तो एक्स वोट्स हैं, उनकी वोट बैंक है जाती, उस चक्कर में हमारी सीटें जो है फॉर्म 47 का शिकार तो हम हो गए। यकीन करें जब ये कभी रिजल्ट हम गए हुए हैं अपील में, कुछ सीटों के ऊपर गए हुए हैं, आपको बाद में रिजल्ट नजर आएगा, लेकिन मैं वो बातें नहीं करना चाहता। उसमें हमारी सीटें 200-300 से हराई गई क्योंकि यहाँ फेडरल में अकोमोडेट करना मकसद था। आपकी ये बड़ी कामयाबी है कि हर प्रोग्राम में, हर TV पे IPP का नाम ही पहले नहीं पता था,
और चल रहा है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मकसद सर ये था कि ये बड़ी कामयाबी है। बजट की मंजूरी मकासद थे पीपल्स पार्टी का यहाँ पे फेडरल में बजट की कामयाबी मंजूरी होना। चाहे डॉक्टर अच्छा सर अब ये चाहे डॉक्टर साहब जो बात की है उस तरीके से की है जिस सर अब मैं डॉक्टर साहब का भी अर्ज करूँ कि जी ये क्या हो रही है हुकूमत साजी में नेगोशिएशन, ऐसे मासूम से डॉक्टर साहब भी बन जाते हैं। सर मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार कैसे लग गया था? वो क्या वहाँ PhD करके आया था जर्मनी से, या डिलीवर करके आया था, या कोई कॉमन वो उससे पहला इलेक्शन पीपल्स पार्टी से लड़ा था, सिर्फ एक इलेक्शन नून से लड़ा। महीना पहले उससे इत्तेहाद में आया, जनूबी इत्तेहाद में, और महीना पहले बन के वो आपके बन गया जी CM चीफ मिनिस्टर। अच्छा वहाँ पे क्या नेगोशिएशंस हो रही है, ये मिनिस्ट्री ले लें, ये मिनिस्ट्री ले लें। परवेज़ इलाही को क्या स्पीकर बना, जो क्यू लीग के साथ ये नेगोशिएशंस हो रही है, तो वो क्या किस चीज़ की मैं ऐसी होती है ना सर। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे हो गया। अच्छा फिर इनकी जो कैबिनेट थी सर, शाह महमूद कुरैशी को सारी पार्टी में रहा हुआ है, परवेज़ इलाही सारी पार्टी में, शेख रशीद सारी पार्टी में रहा। कौन से नया पाकिस्तान में नया अच्छा एक लाए वो हमारे उमर क्या नाम है वो असद उमर साहब, वो उन्होंने कुछ 6 महीने साल जो है ना, अभी तो इकनॉमिक्स की बात कर रहे थे, GDP की बात कर रहे थे, कुछ साल तो उन्होंने वो साइन ही नहीं किया IMF के साथ। जब तबाही होगी और उसकी तबाही आज तक हम देख रहे हैं। सर अभी इंडस्ट्री की बात करें, आज ग्रोथ की बात करें, बात पे जाते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। और आपकी बड़ी कामयाबी है कि आपकी पार्टी रोज़ाना डिस्कस हो रही है, अखबार इन सारों में छपी हुई है, और इससे बड़ा ताना नहीं है नियाज़ी साहब। हाँ देखिए मैं आपको एक बात मैं एक चीज़ करेक्ट कर लूँ। देखिए एक चीज़ करेक्ट कर, देखिए इस तरह इन्होंने 60,000 वोट लिए, 16 कैंडिडेट्स में से कोई नहीं जीता, कोई मसला नहीं है सर, हर एक हार जीत होती रहती है, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है, हार जीत होती है, उसका कोई मसला नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। मसला जो सर एक मिनट, चाहे हराए जिताया जाए वो अपना मसला है। प्रॉब्लम ये है, एक चीज़ है, प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली नहीं, हमेशा पूरे पाकिस्तान में पिछले जितने अरसे से आप देख रहे हैं, जो सूबा होता है या जो इवन फेडरल गवर्नमेंट होती है, और ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे जो पार्टी जीतती है, मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट बना रही होती है, इट इज़ नथिंग बट नॉर्मल। आप ये कहते हैं ना कि वो 1 2 3 4 हो गए। देखिए जब आज़ाद इकट्ठे जाते हैं वो हमेशा एज अ ग्रुप जाते हैं, उसमें भी 1 2 3 4 होते हैं, और वो इसी बेस पे ग्रुप बना के कहते हैं कि हम में से किसी को ये कर लो, वो एडजस्टमेंट होती है, हर जगह पे होती है। अच्छा। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आप उस पार्टी के साथ शामिल हो जो जिसका एक बंदा भी नहीं है पार्लियामेंट में। गैर कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है। सुन ले, मैंने कब कहा कि गैर कानूनी है, गैर आईनी है। देखिए बात नहीं है, एक नॉर्मल है। अब इस पे एक इंसान बात ये कि हर शख्स चलती गाड़ी में सवार होना चाहता है, बड़ी गाड़ी जिसके टायर नहीं हो, इंजन हो, गया गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है। चल गई है, देखिए अब बड़ा खतरनाक काम है। कोई बात है कि मेरी बात सुने। आप देखें अभी वो मंदो खैर साहब कह रहे थे ना, जज कर लेते। देखिए सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट ने कहा इनको बल्ले का निशान दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बल्ले का निशान वापस ले लो। मेरी अर्ज सुन लें, कादर मंदो खैर साहब भी, आप भी, ये डेट बेशक याद कर रखना। मैं इस पार्टी को जानता सर, मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगले इलेक्शंस में बता देता हूँ, सारे के सारे फॉर्म से 47 इनके निकल आएंगे। कर लो जो करना है। पर देखिए जब आपने यही काम करना है, उससे बेहतर नहीं है कि हम लोग ये घोंसले खत्म कर दें यार, खत्म कर दें पॉलिटिक्स। देखिए लेट्स फिनिश द वर्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम पाकिस्तान, खत्म कर रहे हैं, जान छुड़ाएं, लोगों को ड्रामे में खत्म कर रहे हैं। यार सुन लें कि ये मेरी एक बात याद रखें, मुनीफ फारूक ने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, उसकी बात सुन लें भाईजान, उनकी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें कि ये बिल्कुल फैसल लॉर्डा क्या कह रहा है कि आज से ये जो है ये IPP का सिलसिला चल पड़ा है, जो पाकिस्तान के इलेक्शन में भी जीतवाया जाएगा या जीत जाएंगे, या वो एक अलग क्वेश्चन होगा लंबा। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। वो आपको याद है कि अभी जो पार्लियामेंट में स्पीच किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि 2018 अगर बक्सों से हुआ था तो 2000 का इलेक्शन ये भी हुआ होगा, 2024 का। 2024 का जी, तो उन्होंने चैलेंज किया अपोजिशन को। एक मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है 2013 में क्या हुआ था? जो 35 हल्के जो हुए थे उनमें से 4 खुले थे। इन्होंने कहा था मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई है,
चारों के चारों हलकों में एक ही हुई था। और ये मेरे ख्याल में 2019 में 11 जुलाई 2019 में ये फाफन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहली बार पाकिस्तान में हुआ था कि आपके जो मार्जिन ऑफ जो जीत है कैंडिडेट की इन 35 कैंडिडेट में, उसमें जो रिजेक्टेड वोट थे, उन्होंने कहा था कि 65,000 या 70,000 या 67,000 वोट थे, वो पहली बार हुए थे कि उन हलकों में ज्यादा थे। अच्छा, ये कैटेगरी फिर 2018 में 1,50,000 वोटों तक चली गई थी, डबल चली गई थी, और 170 हलकों को मैनेज किया गया था। इस दफा ये तकरीबन 250 पे चली गई है। वजह ये है, अच्छा वोट ओवर नहीं हुए। अब आप ये नहीं होता कि मैं स्टैंप लगाना है, स्टैंप लगाने वाली बात 2013 से पहले की थी, ठीक है, उससे पहले की थी। 2013 में ये नया फॉर्मूला स्टार्ट हुआ था। अब ये क्या करते हैं, अब ये लोग बताते जाएं, मैं उसी का बताया, मैंने 170 बताया, मैंने 170 का बताया, और उसमें पीटीआई के 18 से 20 सीटें कम की गई थी। और आपका इलेक्शन भी अगला जो आ रहा है ना, वो फेयर नहीं होगा। आपने जीतना है, आपने जीतना है। बस आखिरी कमेंट, फाइनल टाइम एक मुहावरा है, अमूर सल्तनत को सरवा धाना। ये अमूर सल्तनत अक्लमंद लोगों का काम है, बच्चों का काम नहीं है। खान साहब ने जो पार्टी को खड़ा किया, उसमें मुराद सईद जैसे बंदे को दे दी आपने वो कम्युनिकेशंस, सारे यंगस्टर्स के हवाले कर दी। हालत ये थी जब गवर्नमेंट हमारे पास आई तो $4 अरब से $6 अरब अकाउंट में पड़े हुए थे। मुल्क डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा होता नहीं, अब ऑन रिकॉर्ड है ना, मैं तो कोई आप जाके अभी नेट कर लें। अच्छा, कोई हालत नहीं थी इकानमी की, कोई सिचुएशन नहीं थी। मुल्क को अगर डिफ़ॉल्ट से बचाया है वो नज़र नहीं आ रहा। डॉलर जो है ऐसे बदल रहा था, सुबह और रेट होता था, शाम को और होता था, जाके 279 के ऊपर जो है, बस आपको देते हैं 279 के ऊपर पिछले जब से गवर्नमेंट आई है 24 के बाद ₹1 का भी जो है ऊपर नीचे नहीं हुआ। आपको जो टैक्स फ्री बजट पहले का भी आया है, आपको कोई नियर टैक्स नहीं लगाया। रियल एस्टेट के ऊपर थी, आपकी आईटी के ऊपर थी। अब ये भी तो साइड में जो चीज डिलीवर करके ये गवर्नमेंट आई है उसको भी तो देखिए, उस पे बात होनी चाहिए। ठीक, अच्छा फाइनली जी अपना कादर मंदोखेल साहब आखिरी 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए मुस्लिम लीग जुनूजो और नवाज बनाया गया। उसके बाद इन दोनों पार्टी को ख़त्म करने के लिए काफ लीग बनाया गया। फिर उसके बाद मुकाबला नहीं कर सका तो पीटीआई बनाया। फिर उसके बाद इन दोनों पार्टी का मुकाबला नहीं कर सका तो आईपीपी बनाया। तो ये ड्रामे तो चल रहे पाकिस्तान में। देखते हैं कि जनरल अयूब के वजीर खारजा थे, ये भी पूछे कितने साल रहे हैं जनरल साहब के साथ यूनिफॉर्म में, कितने साल ये वजीर खारजा रहे हैं। भुट्टो साहब ये भी जरा बताते जाएंगे, वो साल बता दें कितने साल आप वजीर खारजा रहे यूनिफॉर्म में। मार्च अप्रैल 2022 तक 22 से $24 बिलियन था, और वो कम होके लेटर 2022 में तकरीबन $5.8 बिलियन हो गया था जब ये लोग आगे थे। मैं एक अर्ज कर दूं, वक्त ख़त्म हो गया तो एक मेरी अर्ज सुन लें। 70 से लेके आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुए। कि हम आज तक पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली ही तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना लें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं। जिस लोग उंगली नहीं उठा पाएगा तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नूर लीग ने दिया, ना तारीक इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस पर? आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पर फैसला कर लें। मैं आपको इस्लाहत बता दूं है क्या उनकी तो कोई ताल्लुक आज के पाकिस्तान से नहीं है। हाँ। उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क में महंगाई से नहीं है। वो होती रहेंगी, 2 साल पड़े हुए, कर लें यार, आप खुद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर लें। बात यह है, मुल्क के मसाइल की बात कौन करेगा? मईशत कहाँ जा रही है? नहीं तो वो एक टॉक शुरू हुई है, उस पे मेरे भाई टॉक खत्म हो गई है, असेंबली में बिल नए शुरू, बस बात खत्म हो गई। ये असेंबली के मामलात हैं, ये टॉक शोज़ के मामलात नहीं है। जिस बात का वज़ीरों को इल्म ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्टोरल इस्लाहत करनी है, असेंबली में हुकूमत अपना ज़ेन ले आए, क्योंकि 2017 में इस्लाहत हो चुकी हैं। 2017 में
15 में तमाम जमातें बैठी थीं, 2 साल कार्रवाई होती रही, 100 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, जॉइंट एतमाद के साथ इलेक्टोरल इस्लाहात हुई और फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, चोरी हो गया। तो इलेक्शन चोरी रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। ये सारी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, आप जो मर्जी इस्लाहात करना चाहते हैं कर लें, कोई बात नहीं है, बिल है असेंबली में, बात आगे चलेगी। एक बुनियाद डाली जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। और जो कहते हैं जी कि 71 में जो इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए और वो बड़े फेयर थे, वो भी फेयर नहीं थे। पैसे मुख्तलिफ जमातों को भी दिए गए, मुख्तलिफ लोगों को भी दिए गए थे उस वक़्त भी। रियासत में जो अदारे मैटर करते हैं उनसे अपील होनी चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा दें। वो एक इब्तिदा होगी बहुत सारी इस्लाहात की और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर रखने की। तो ये मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मोहसिन होंगे जो इस सिलसिले में अपना रोल अदा करें। तो बात इस्लाहात की नहीं है, बात कानून आज भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आज भी मौजूद है। बात यह है कि जो सहूलतकार है ना, वो सबमिसिव हों कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सबमिसिव हों टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तीनों पार्टियां ये तहैया कर लें कि हमने कोई सहूलतकारी नहीं बर्दाश्त करनी, तो सहूलतकार आएंगे ही नहीं। हम जब सहूलतकारों का हम सहारा लेते हैं तो सहूलतकार आते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इससे पहले 18 से पहले, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क हैं, उस पर भी बात होती है कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन ये इलेक्शन की जो डिग्री है वो कहीं ज़्यादा थी, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं। मैं नहीं कहता पिछले, वो शायद साहब ने ठीक कहा है कि पिछले इलेक्शन चाहे 90 का हो या उसके बाद के इलेक्शन मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क भी हैं और उंगलियां भी उठी हैं और मैं ट्रांसपेरेंट को भी नहीं किया। मौजूदा हुकूमत ने भी उन्हीं पॉलिसियों को आगे चलाया है जो गुज़श्ता हुकूमतों की थी। इख्तिलाफ तो सिर्फ इख्तिदार पर है। अब ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिला था हमारी सियासी जमातों का कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बन गई थी और 33 मेंबर थे, इसके अंदर तमाम सियासी पार्टियाँ थी, तो उन्होंने ये सारी खामियां जो सेनेट की खामियां थी और बेशुमार खामियां थी, अंदर इंतखाबात की खामियां थी, उसके अजारे के लिए शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इन्होंने कोई वाजह हिकमत अमली तैयार नहीं की। हमारा जो झगड़ा होता है ना इलेक्शन पे, 80% जो शिकायतें हैं वो प्री पोल रिगिंग से मुताल्लिक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। और अगले इलेक्शन भी फेयर नहीं होने और उसमें आप कह रहे हैं कि IPP आ जाएगी, तभी आप कह रहे हैं कि IPP आ जाएगी। ताना दे रहे हैं मैं सब चलिए आप कह रहे हैं कि IPP आ जाएगी, तमाम फेयर नहीं होगा। इनके फैसले नहीं सब जनरल फैस करते थे, बड़ी बात कर रही है, बड़ी बात कर रही है आपने। उनका वो यूनिफॉर्म में वज़ीर खारजा रहे, बड़ी बात ताना दे रहे हैं जी। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। चले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न्याज़ी साहब ने खुद ही कह दिया है चूंकि फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे इसलिए IPP आ जाएगी। थैंक यू न्याज़ी साहब। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान दिल बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याज़ी के साथ में खुदा हाफ़िज़।